नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे क्लासेस जागृति क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने चर्चा मौर्य काल पे लगभग 3-4 क्लास हो चुकी है। आज लास्ट क्लास है मौर्य काल पर। कल हम लोग इस पर कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे और मौर्य काल पर हम लोगों ने जानकारी के स्रोत और क्या कहते हैं राजनीतिक जीवन, अर्थव्यवस्था मौर्यकालीन, इस पर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक 3-4 क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मौर्यकालीन समाज। और समाज के बारे में हमने कल लास्ट में आपको बताया था क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए। तो समाज के सामाजिक विशेषताएं कुल मिला के देख लीजिए कि उस काल में भी वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों थे। जाति का उद्भव हो चुका था और जात प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, कई जातियां बटी हुई थी। छुआछूत की प्रथा प्रचलित थी। जैसा कि हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, छुआछूत वहां से शुरू होता है और अभी तक चालू है ये छुआछूत की प्रथा। छुआछूत में एक जाति होती थी चांडाल, जिसको वर्जित किया जाता था, और दास प्रथा का अस्तित्व भी मौजूद था। तो ये मोटा मोटी हो गया। कौटिल्य का कुछ दृष्टिकोण है शूद्रों और क्या कहते हैं जात प्रथा पर। तो शूद्रों को दास नहीं बनाया जा सकता था। ठीक है, दास प्रथा काफी अमानवीय होती थी और शूद्र जो होते थे वो क्या कहते हैं वर्ण व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग थे। तो शूद्रों को जाति नहीं बनाया और दास नहीं बनाया जा सकता, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज इन्होंने कही कि शूद्र कृषि कर सकते थे और कृषि भी कृषि क्षेत्र में शूद्रों को व्यापक पैमाने पे मौर्य काल में लगाया गया। व्यापार के भी साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं कि व्यापार भी शूद्र कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर अंतिम में हम लोग देखेंगे महिलाओं की स्थिति क्या है। महिलाओं की स्थिति पूर्ववर्ती काल के समान थी। मतलब मान के चलिए जैसे कि जो ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी, उसके बाद धीरे धीरे पतन ही हुआ है। बहुत अच्छी स्थिति में महिलाओं की स्थिति नहीं थी। ठीक है, तो कौटिल्य ने महिलाओं के तलाक संबंधी अधिकार का समर्थन किया था। तलाक मतलब संबंध विच्छेद या विवाह विच्छेद जिसको कहते थे। उस समय ये शब्दावली नहीं रही होगी, तो इसको विवाह विच्छेद आप कह सकते हैं, क्योंकि तलाक उर्दू और क्या कहते हैं फारसी शब्द है। विवाह विच्छेद ये कर सकते हैं, समर्थन किया। महिलाओं की कुछ भागीदारी मिलती है, जैसा कि हमने गुप्तचर व्यवस्था मौर्य काल की बता रहे थे। तो महिलाओं को हम देखते हैं कि महिलाएं गुप्तचर होती थी, जिनको क्या कहा जाता था, रूपा जीवा कहा जाता था। और इसी संदर्भ में हमने आपसे चर्चा की थी, हनी ट्रैप की भी बात की थी। कुछ महिलाओं को अंगरक्षक बनाया जाता था, कुछ महिलाएं ज्योतिष का भी कार्य करती थी। कुल मिला जुला के बहुत अभी भी पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बाद ही थी, ये मानना। तो समाज मोटा मोटी हो गया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे मौर्यकालीन कला। ठीक है, तो मौर्यकालीन कला में हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे, जिसमें आप देखिए तो सबसे पहले स्तंभ कला पढ़ेंगे, स्थापत्य की बात करेंगे। फिर इसके बाद स्तूप पढ़ेंगे, स्तूप के बाद विहार पढ़ेंगे, विहार के बाद गुफा कला पढ़ेंगे, और गुफा कला के बाद हम लोग मूर्ति कला पढ़ेंगे। सारनाथ, मथुरा आदि की मूर्ति कला कैसी थी उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये 4 चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मौर्यकालीन कला को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, एक स्थापत्य कला, दूसरा मूर्ति कला। स्थापत्य कला में ही आ जाएगा आपका स्तंभ कला, स्तूप कला, गुफा कला या विहार जो भी होते हैं वो स्थापत्य में आ जाएंगे। मूर्ति कला अपने आप में जिसको कहते हैं वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकांश स्तंभों का मौर्य काल में जो स्तंभ है का निर्माण अशोक ने कराया था। ठीक है, एक मौर्यकालीन स्तंभ की जो विशेषता है वो किस प्रकार की, यही जो विशेषता है हर स्तंभों में मिलता है। सबसे बड़ी चीज जो ये पत्थर होता था वो एकास्मक होता था। ठीक है, क्या होता था,
एकास्मक मतलब कि एक ही पत्थर से निर्मित होता था, इसको जोड़ा या कई पत्थरों से निर्मित नहीं किया जाता था। और ये अत्यंत चमकदार होते थे, मतलब पॉलिश किया जाता था इसको, ठीक है, अत्यंत चमकदार होते थे, इसको पॉलिश किया जाता था। तीसरा है जो इसका बेस होता था, बेस मतलब आधार, बेस इसका चौड़ा होता था, बेस चौड़ा होता था। फिर इसी बेस में ही मोर की आकृति मिलती है, आधार में मोर की आकृति मिलती है। देखिए यूपीएससी में भी ये पूरा दिया गया है और इसको एज इट इज पूछा गया है। फिर क्या है कि यहाँ जो ये लगा हुआ है ऐसे, इसमें पशु मूर्तियों के नीचे उल्टा कमल रखा गया है, ये उल्टा कमल है, ये पशु मूर्तियां हैं इसमें, और शीर्ष पर ये सिंह का 4 सिंह इसमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये स्तंभ की, ये सारनाथ स्तंभ है, उसी का ये सारनाथ का ये स्तंभ है, उसी का ये प्रतीक माना गया है, ये विशेषताएं थी, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको पीसीएस परीक्षा देते हैं, वनडे देते हैं या यूपीएससी देते हैं, यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर स्तंभ कला, स्तंभ कला कहाँ कहाँ रहा है, तो आप सबसे महत्वपूर्ण जो स्तंभ है वो सारनाथ का है, जिसको हमने अभी आपको दिखाया है वो। उसके बाद सांची का स्तंभ है, ठीक है। उसके बाद रामपुरवा, रामपुरवा मतलब लुम्बिनी इसको कहते हैं, ठीक है, यहाँ का है। इस स्तंभों का महत्व क्या है कि ये स्तंभ जो होते थे मौर्य सीमाओं पर, मौर्यकालीन जो सीमा थी, साम्राज्य की जो सीमा थी, वहां लगाया जाता था, और इसमें सब में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। पाली भाषा का, समकालीन भाषा थी पाली उसी का। और जो समकालीन लिपि है, लिपि हमने अब बताई थी कि इसमें से स्तंभ में और शिलालेख में किसकी, तो 4 लिपियों का प्रयोग किया जाता था, हमने आपको बताया है, ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक, अरामाइक, ये 4 लिपियों का प्रयोग किया जाता है। इससे अशोक का जो धम्म नीति था, अशोक ने कौन सा धम्म चलाया था, धम्म के बारे में हमने व्यापक चर्चा किया हुआ है लास्ट क्लास में, उसको देखिए, उसका भी प्रचार इससे किया जाता था। और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को इससे क्या दिया जाता था, मैसेज दिया जाता था कि आपको क्या करना है और हमारा क्या उद्देश्य है आपके प्रति, आप क्या करें। तो ये आपका स्तंभ कला हो गया। सांची, सारनाथ, रामपुरवा, ये 3 जगह है स्तंभ, इसको आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग स्तूप पर आते हैं। स्तूप का मतलब क्या होता है, स्तूप का मतलब होता है बुद्ध अथवा बौद्ध भिक्षुओं, बुद्ध अथवा बौद्ध भिक्षुओं मतलब मैत्रेय और लोकितेश्वर, पद्मपाणिम और इनके लिए कुछ प्रयोग हुआ है इन बौद्ध भिक्षुओं का, लेकिन आमतौर पर बुद्ध का ही, बुद्ध के अवशेषों पर, ठीक है। तो जो बुद्ध का जो अवशेष बचा मृत्यु के बाद, उन्हीं अवशेषों पर निर्मित अर्धगोलाकार स्मारक होता था। देखिए अर्धगोला, गोला अगर ऐसे बनता है तो इसको ऐसे काट दीजिए, जो ऊपरी भाग बचे वही अर्धगोला हो जाएगा, तो ये जो भाग बचा हुआ है क्या है, अर्धगोला, ठीक। इसी को स्मारक बनता था, इसी को अर्धगोलाकार या अंडाकार या आधा अंडाकार ये ढांचा होता था। जो ऊपर ये ऐसे बनता था उसको हम लोग हर्मिका कहते हैं, ये पूछा गया सवाल, आप जान लीजिए। फिर ये इसके ऊपर जो झंडा या जो भी लगता था उसको छत्र कहते थे। ये जो बीच का भाग है इसको हम लोग तोरण कहते हैं, और जो बिल्कुल लास्ट में होता था वेदिका या सुरक्षा घेरा इसको कहा जाता था। तो ये आप जान लीजिए, यदि कोई भी मेंस हो आपका, यदि कोई भी आपका प्रीलिम्स हो, तो स्तूप के बारे में इतना बढ़िया वर्णन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। स्तूप कैसे होते हैं, क्या बुद्ध अथवा बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों पर निर्मित जो अर्धगोलाकार स्मारक होते थे, उसी को हम क्या कहते हैं, स्तूप कहते थे।
ये इसका ढांचा अर्धगोलाकार होता था, फिर इसमें वेदिका होती थी, सुरक्षा घेरा, फिर तोरण होता था, फिर हर्मिका होती थी, फिर छत्र होता था। मतलब क्या है कि 5 चीजें इसमें शामिल की गई हैं। या अर्धगोलाकार, फिर इसके बाद वेदिका, फिर तोरण, फिर हर्मिका, फिर छत्र। ये 5 चीजें रट लीजिए और ये मैप बना दीजिए। कोई भी आप आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो स्तूप होते थे बौद्ध के, वो 4 प्रकार के स्तूप होते थे, जिनको शारीरिक, पारिभौगिक, उद्देशिक और पूजार्थक 4 नाम दिया गया है। तो शारीरिक जो स्तूप होते थे वो बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर निर्मित थे। मतलब जब बुद्ध का मृत्यु हो गई, जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, तो उनके जो अवशेष बचे उस पर क्या कहते हैं, शारीरिक जो अवशेष बचे उस पर जो स्तूप बनता है वो शारीरिक है। पारिभौगिक क्या होता है? बुद्ध द्वारा जो उपयोग की गई वस्तुएं थे, वस्त्र थे या उसके पात्र थे, जल के या भोजन के पात्र थे, उस पर बना जो स्तूप होता था उसको पारिभौगिक कहते थे। उद्देशिक क्या होते थे? बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों पर निर्मित जो होते हैं उद्देशिक, जैसे कि गया में गया का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, और क्या कहते हैं कुशीनगर का स्तूप, ये सब उद्देशिक स्तूप में आ जाएंगे। पूजार्थक मतलब जो श्रद्धालुओं द्वारा पूजा हेतु निर्मित स्तूप थे उसको पूजार्थक कहते हैं। तो स्तूप के बारे में आए इतना अगर आप लिख देते हैं किसी भी एग्जाम में तो आपको अधिकतम नंबर मिल जाएगा। लिखने के बाद आप इसका चित्र बना दीजिए। समझ में आ गया आपको स्तूप क्या होते हैं? क्लियर है? चलिए अब देखिए मौर्यकालीन जो स्तूप है वो क्या है। बुद्ध ने अपने जीवन काल में स्तूप निर्माण की इच्छा व्यक्त की थी। परंपरा के अनुसार ये बताया गया था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 8 स्तूपों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि प्रमुख अशोककालीन स्तूप है जो अभी आगे बताते हैं। अशोक के निगलीवा अभिलेख में पूर्ववर्ती स्तूपों का उल्लेख भी मिलता है, यद्यपि स्तूपों की चर्चा तो ऋग्वेद में भी मिलती है। ठीक है, तो ऋग्वेद में मिलती है। आप लोग जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हमको याद आ गया, नहीं तो परंपरा के अनुसार बताते हैं कि 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने कराया था। ये अतिशयोक्त भी हो जाती है। इसी प्रकार ये माना जाता था जो पुष्यमित्र शुंग था, शुंग वंश का शासक, उसको ये माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने, अशोक ने जितना स्तूपों का निर्माण कराया था उतने स्तूपों का इसने विध्वंस किया है। मतलब 84,000 स्तूपों को नष्ट भी इसने किया। ठीक है, कुछ अशोककालीन स्तूप हैं, याद रख लीजिए। सांची का स्तूप, सारनाथ का और तक्षशिला, 3 महत्वपूर्ण स्तूप मिले हुए हैं। इसमें पत्थर, लकड़ी, विशेष रूप से तोरण एवं रेलिंग लकड़ी का बनता था, बाकी पत्थर का उपयोग होता था। तो ये अशोककालीन अभिलेख हो गए, तो स्तूप हो गए। अब विहार क्या होता है? विहार का मतलब होता है जहां बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म के अनुयायी निवास करते थे, आश्रय लेते थे या विश्राम करते थे, उसको विहार कहा जाता था। ठीक है, ये विहार का मतलब भिक्षुओं, साधुओं, सन्यासियों के निवास स्थान या विश्राम स्थान को ही विहार कहा गया। ठीक है, तो विहार के प्रकार क्या होते थे? एक गुफा विहार होता था, एक संरचनात्मक विहार। ये विहार जो है बौद्ध, जैन और आजीवक ब्राह्मण सभी के लिए खुला होता था। अशोककालीन कुछ गुफाएं हैं, बराबर की पहाड़ियां थी और गया की पहाड़ियां। इसमें सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपड़, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। क्या है? सुदामा गुफा विहार है, विश्व झोपड़ी विहार है, कर्ण चौपड़ विहार है। इसी प्रकार ये अशोककालीन है। दशरथ भी जो था, अशोक का पौत्र था,
वो भी आजीवक संप्रदाय का वो अनुयायी था। उसने भी बराबर पहाड़ी में लोमस ऋषि गुफा बनाया हुआ था, ठीक है, लोमस ऋषि। और नागार्जुनी पहाड़ी पर गोपिका गुफा बनाया हुआ था। तो इन दोनों का नाम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। तो गुफाओं का महत्व मौर्यकालीन अन्य स्थापत्य क्या है, गुफाओं की विशेषता क्या है, इसका जो होता है संकीर्ण प्रवेश द्वार होता था, ठीक है, और इसमें आंगन भी होते थे, छोटे कक्ष होते थे, चमकदार मौर्यकालीन पालिश किया जाता था। तो क्या महत्व है, मौर्यकालीन स्थापत्य का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। राजकीय आदेशों की भी जानकारी यहाँ विहारों से होती है। समकालीन भाषा एवं लिपि का हमने अभी आपको बताया, उसका प्रयोग किया जाता है। इससे आजीवक संप्रदाय की भी जानकारी या उसके बारे में और पता हमको चलता है, और यहाँ से धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण मिलता है। मतलब आजीविकों को दान में दी गई थी, लेकिन इसमें बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म के मतावलंबी भी निवास कर सकते थे। ये विहार का महत्व हुआ। तो अब ये हो गया स्थापत्य। इसी प्रकार राजप्रसाद मौर्यकालीन था, उसका भी स्थापत्य में ही आएगा, हम लोग उसको तो पढ़ते हैं। तो पाटलिपुत्र में जो राजप्रसाद या जिसको कहते हैं कि जो महल बना हुआ था, राजप्रसाद मतलब जहां राजा के लोग या राजा रहते थे, उसको राजप्रसाद कहा जाता था। मेगस्थनीज ने नगर नियोजन का विस्तृत वर्णन किया है, और पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त कालीन राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यही ये कहता है मेगस्थनीज कि पटना का या मगध का जो पाटलिपुत्र का जो नगर है, वो सूसा तथा एकबतना से भी बड़ा है, ठीक है। ये दो नाम लेता है, सूसा और एकबतना। मेगस्थनीज तथा फाहियान दोनों ने पाटलिपुत्र की भव्यता की प्रशंसा की है। जो ये राजप्रसाद होता था वो पत्थर और लकड़ी के बने होते थे, जैसे स्तूप बने होते थे। तो ये मोटा मोटी एक चीज इसमें भी देखने को आपको मिल जाता है, इसको देख लीजिए, ठीक है। अब मूर्तिकला पर आते हैं कि मूर्तिकला क्या इनका रहा है। तो मौर्यकालीन मूर्तिकला, पहले तो राजकीय मूर्तिकला, फिर लौकिक या जिसको कहते हैं सामान्य मूर्तिकला। संरक्षण के आधार पर दो भाग, राजकीय मूर्तियां एवं लोक या आम जनता से संबंधित मूर्तियां। मुख्यतः अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर निर्मित जो पशु मूर्तियां हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे सारनाथ में 4 सिंह अभी हम आपको दिखाए हैं, चौकी पर सिंह, अश्व, हाथी और बैल। सांची में सिंह देखने को मिलता है, रामपुरवा में बैल देखने में, कालसी में हाथी देखने को मिलता है, और धौली में भी हाथी देखने को मिलता है। क्या विशेषता है, ये अत्यंत जीवंत प्रस्तुति देते हैं, सजीव अंकन इनका होता है, तथा संतुलित शारीरिक अनुपात के हिसाब से बनाए जाते हैं। सूक्ष्म कलात्मकता, भावाभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान, जैसे धौली का आगे बढ़ता हुआ हाथी और सारनाथ के सिंहों के लहराते केस, ये थोड़ा सा उसमें आवेग और भावाभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। कलात्मकता क्या रही है, भारतीय मूर्तिकला की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि रहती है। राजनीतिक क्या है, राजकीय आदेशों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और सांकेतिक मतलब सिंह जैसे साहस का, निडरता का एवं आत्मविश्वास का प्रतीक है, तो इसलिए सिंह का प्रयोग किया जाता है। तो ये सीधा सीधा चीजें आपको याद करने के लिए है, इसमें कुछ बताई नहीं जा सकती हैं, आप इसको याद कर लीजिए, हमने नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया है। दूसरा है कि जो लोक कला है या जिसको कहते हैं आम जनता की कला, वो पत्थर और मिट्टी दोनों माध्यम से देखने को मिलती है हमको, ठीक है। जैसे यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मिलती हैं पटना से, विदिशा से और मथुरा से। इसमें क्या है, उत्कृष्ट शारीरिक अनुपात, सौंदर्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन, समृद्ध अलंकरण ऐसे किया गया है। नगर देवी के रूप में प्रतिष्ठा इनकी थी यक्षिणी की, समृद्धि एवं संपन्नता का प्रतीक माना गया है। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों द्वारा पूजनीय इनको माना गया है, ये देखने को हमको मिलता है, ठीक है। अब ये आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है
लोक कला में कहाँ कहाँ से लोक कला में यक्ष यक्षुणी की मूर्तियां मिलती हैं, विदिशा मथुरा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। दूसरी चीज कि हमने जो आज आपको पढ़ाया उसमें क्या है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण तो अयोग्य उत्तराधिकारी, बाह्य आक्रमण, अधिकारियों की महत्वाकांक्षा, कृषि में सीताध्यक्ष सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है, महाश्रेष्ठी श्रेणी में मिलता है, ठीक है। व्यापारी दल सातवाह कहा जाता था, और व्यापार मार्ग उत्तरापथ या दक्षिणापथ में जो था, प्रमुख बंदरगाह सुपारा, भृगुकच्छ, ताम्रलिप्ति देखने को मिलती है, सिक्के पंचमार्ग, और उन सिक्कों में करसापण, पण धरण, तांबे के सिक्के, मासक और काकिनी, स्तंभ जो होते थे कैसे होते थे, वो एकास्मक मतलब एक ही पत्थर के, चमकीली पालिशदार और शीर्ष पर पशु होते थे। प्रमुख स्तूप सांची, सारनाथ और तक्षशिला से मिले हुए हैं। पर बराबर की गुफा में सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपड़ की गुफा मिलती है। दशरथ की गुफा में लोमस ऋषि और गोपिका गुफा मिलता है। राजकीय मूर्तियों में सारनाथ सिंह और रंपुरवा और धौली। लोक कला में यक्ष यक्षिणी। तो ये पेज है जो पूरा पूरा हमने पढ़ाया, उसी का सार है। मेहनत करते रहिए। आज के बाद मौर्यकालीन समाप्त हो गया। कल हम लोग कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पर MCQs कर देंगे, तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। पूरा रिकॉल भी कर देंगे उसको MCQs के माध्यम से। परसों से हम लोगों का मौर्योत्तर काल, जो प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, भारत सोने की चिड़िया क्यों कही जाती थी, उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। मेहनत करते रहिए। कोई भी समस्या होती है, कोई भी बात होती है, तो हमसे जरूर आप बताइए, हम लोग उसका निदान करेंगे। धन्यवाद।